हाँ जी, इधर देखें, मिल के देखें। एक्सप्लेन तो आपने करना ही था, लेकिन चलो मैं ही कर देता हूँ। जी लिमिटेड ओन्ड आ रोड टैंकर दैट ओवरटर्न्ड इन दिसंबर 2003 ड्यूरिंग आ बुरा बारिश तूफान। ठीक है, ट्रक उल्ट गया। द टैंकर स्पिल्ड इट्स कंटेंट्स एंड कंटेमिनेटेड आ लोकल रिवर। सारा केमिकल उसका, मछलियाँ फुड़क फुड़क के बाहर, हाँ जी, तड़प तड़प के, आप रोड से गुजर रहे हैं, दरिया साथ से गुजर रहे हैं, रोड पे आपसे ज़्यादा मछलियाँ चल रही हैं, सवारियों से ज़्यादा, गाड़ियों से ज़्यादा, हैं जी, फुड़क फुड़क के बाहर आ रही हैं। क्या हो गया जी? केमिकल आ गया, केमिकल आ गया, सारी केमिकल आ गया, केमिकल आ गया। अब जी लिमिटेड की कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है टू क्लीन द रिवर। पाकिस्तान है भाई, जो मर्जी करो, नो लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, कोई पब्लिश्ड पॉलिसी भी नहीं है। ठीक है, और ना ही उन्होंने कोई पब्लिक स्टेटमेंट दिया। अब यही तीन चीज़ें थी, या तो आपकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन है, वो है नहीं, लीगल नहीं है तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बनाने के लिए कोई पब्लिश पॉलिसी है या कोई पब्लिक स्टेटमेंट है, ये भी नहीं है। लेकिन इन्होंने इंटेंड किया हुआ है कि ये रिवर को साफ कर देंगे और हैज़ बीन एबल टू कैलकुलेट रिलायबल एस्टीमेट। लो जी, तो ठीक है, कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं है, कोई पब्लिश्ड पॉलिसी भी नहीं है, लेकिन इंटेंशन तो है, तो प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, है ना? बेशर्मो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एक जुमला लिख रहा हूँ, वैसे तो पूरी कहानी ये नहीं है, असल जवाब तो इसका ये नहीं है, लेकिन इसका एक जुमला लिख रहा हूँ। क्या? देखो बच्चों, इरादा तो था कि अब्बा अम्मा ने भी कर लिया था, पर बेचारा रह नहीं गया फिर भी, हैं? वजह क्या है? इंटेंशंस आर नॉट ऑब्लिगेशन अनलेस कम्युनिकेटेड। या तो उनकी को पास प्रैक्टिस होती, नहीं बताया, या उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी होती कि जी हमें पता है बड़ा मछलियाँ जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं बाहर निकल के सारी, तो हमें पता है बड़ा नुकसान कर दिया हमने, तो हम इसको साफ़ करेंगे। तो उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दे दी होती, या उनकी पास प्रैक्टिस होती, या उनकी पब्लिश्ड पॉलिसी होती कि जब भी ऐसा कोई हम कारनामा करेंगे तो हम उसकी सफाई करेंगे। ये तो तीनों ही कोई नहीं है। तो सिर्फ इंटेंशन से क्या होता है? अगलों के दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन, तो जो मकामी लोग हैं उनके दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप नहीं हुई, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हुई। ठीक है, तो भाई ये आपके लिए जवाब नहीं है इसका, ये तो आपके लिए। इंटेंशंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस, इंटेंशंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस अनलेस कम्युनिकेटेड, और कम्युनिकेट हुई नहीं है, तो सोच रहे हैं डायरेक्टर्स सोचते रहे। अब वैसे इसका जवाब अगर लिखना हो, जो कि आपके सिलेबस में इस तरह से डिस्कशन वाले सवाल आते नहीं है ना, ठीक है, अगर आ भी जाता है कहीं आगे जाके तो इसको डिस्कस करवा देता है। ठीक है, एमसीक्यू में तो ये यस और नो करना है आपने, ट्रू और फॉल्स करना है आप। ठीक है, लेकिन अगर डिस्कस करना पड़े तो आप फिर उसके बारे में अंग्रेजी यूं लिखेंगे, अगर करना पड़ता तो, कि there is no legal or constructive obligation in respect of cleaning up of river because NT has no published policy, has made no public statement, and has no past practice. Only intention to clean the river will not create an obligation because intentions are not obligation unless communicated. क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हुई तो दोज अफेक्टेड के दिमागों में वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप नहीं हुई। तो एक शर्त पूरी हो रही हो, अगर हो भी रही होती, यानी उनकी पास प्रैक्टिस ना होती। अच्छा, पास प्रैक्टिस भी बड़े मज़े की चीज़ है ना। पास प्रैक्टिस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। जैसे मैंने कहा आपको, मेरी पास प्रैक्टिस है, हर बार घर जाके ऐलान करता हूँ, पिछले 6, 7 साल, 8, मुझे 2016 मैंने क्वालिफाई किया था, उसके बाद से नौकरी भी लग गई, तो अब हर साल मैं जाकर ऐलान करता हूँ, और ईदी देता कोई नहीं बच्चों को, ईदी देता कोई नहीं बच्चों को। अब मेरी पास प्रैक्टिस क्या है? ऐलान करेगा तो वैलिड एक्सपेक्टेशन कोई नहीं डेवलप हुई, उन्हें पता है मेरे ऐलान ही कर रहे हैं। तो वैलिड एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, पास प्रैक्टिस वैसे नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, पॉलिटिशियन वाली स्टेटमेंट। आगे बढ़ो, एक और सवाल है जी। जामिल लिमिटेड के बारे में कह रहे हैं जी, 31 उनका ईयर एंड है, 14
दिसंबर 14 में आ सिटीजन कमेटी ऑफ एरिया मेट विद डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। ये स्वात के लोगों ने आकर, बुजुर्ग मुशीरान आए, ठीक है, उन्होंने आके कहा कि जी देखें, डायरेक्टर्स को आके मिले कि जी ये जो कंप्लेन उन्होंने की है, मुशीरान ने कंप्लेन की है क्या, कि जी जो व्हीकल आते हैं ना यहाँ पे केमिकल लेकर यहाँ से गुजरते हैं, उन पे कोई सेफ्टी इक्विपमेंट सही लगा नहीं हुआ, जिस वजह से बहुत सीरियस थ्रेट्स हेल्थ के हैं रेजिडेंट्स को, ठीक है, तो काइंडली ना आप इसको थोड़ा देखें। तो शुरफा आए थे, तो मैनेजमेंट ने कहा ठीक है जी, हम इसके बारे में कुछ मशवरा करते हैं, ठीक है। अब वो लोग चले गए, मैनेजमेंट ने एक मीटिंग की और उन्होंने कहा यार देखो, शरीफ लोग आए हैं, इतने मोहब्बत से इन्होंने हमें यहाँ पे जगह दी है और इतना ज़बरदस्त हमारा कारोबार चल रहा है, अब ये परेशान है, तो क्यों ना हम जो है वो ये काम कर दें, सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल कर लें। तो 25 दिसंबर, हाँ अब तो डिसाइड हो गया, 25 दिसंबर पर डिसाइड कर लिया है इन्होंने टू इंस्टॉल सेफ्टी इक्विपमेंट इन व्हीकल, और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग इक्विपमेंट जो है सारे व्हीकल्स में कितनी है, 25 मिलियन। लो जी, रिलायबल एस्टिमेट भी आ गया। हाँ, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ना ही कोई पब्लिश पॉलिसी है, तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन भी नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी नहीं है, लेकिन अब डिसीजन जो हो गया तो ऑब्लिगेशन बुक कर लेंगे, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई ना। पक्के पैरों पे नहीं हो तुम लोग, पक्के नहीं हो तुम अभी पैरों पर। डिसीजंस आर नॉट कम्युनिकेशन, डिसीजंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस अनलेस कम्युनिकेटेड। भाई मेरे, मसला क्या है, मसला क्या है, आपने करंट स्टेटमेंट क्या उनके सामने आके दी है, ठीक है, डिसीजन नहीं, जब तक ये ना होता कि डिसीजन को पब्लिकली अनाउंस कर दिया। हाँ, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते जी हमारे पास बुजुर्गान आए थे और उन्होंने ये बात कही है, हम भी समझते हैं यहाँ पे इन लोगों ने हमें इतनी मोहब्बत दी है, तो इनके इलाके में कारोबार कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट तो हमें लगाना चाहिए, हमने ये फैसला किया है कि हम इक्विपमेंट लगाएंगे। नाउ वेल्ड एक्सपेक्टेशन है, क्यों, कम्युनिकेशन होगी। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो मैं ये लिख रहा हूँ, आपके लिए लिख रहा हूँ, ये डिसीजंस आर नॉट ऑब्लिगेशन। कहाँ फिर रहे हो, एफआर पढ़ने आयो, एफआर। इवन डिसीजंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस अनलेस कम्युनिकेटेड, ठीक है जी। तो इसमें भी डिस्कशन मैंने कर दी है। नो प्रोविजन फॉर कॉस्ट ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, ठीक है ना, शैल बी रिकॉर्डेड। क्यों भाई, क्यों, बिकॉज देयर इज नाइदर लीगल नॉर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, डिसीजंस आर नॉट ऑब्लिगेशन अनलेस कम्युनिकेटेड। और यहाँ पे भी मैंने यही, असल में मेरा आंसर ही था कि नो प्रोविजन शैल बी मेड फॉर क्लीनिंग कॉस्ट ऑफ रिवर। अगली बात वही है, बिकॉज देयर इज नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, इंटेंशंस आर नॉट ऑब्लिगेशन अनलेस कम्युनिकेटेड। लें जी, पढ़ें जरा सवाल को। सबने ट्राई किया है या इक्का दुक्का ने? हाँ जी, आपने भाई ट्राई किया। चलो, क्वालिटी गारमेंट्स इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स ड्यूरिंग 14 मई 2014। अच्छा, हमारा ईयर एंड है 30 जून 2014, ठीक है ना, 30 जून 2014 हमारा ईयर एंड हो रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है ड्यूरिंग मई 14, हमारे साल ख़त्म होने से एक महीना पहले, आग ब्रोक आउट इन वन ऑफ इट्स यूनिट्स विच रिजल्टेड इन डेथ्स एंड सवियर इंजरीज टू नंबर ऑफ वर्कर्स। अब हमारे साल में ये हो चुका है, ठीक है। At the time of finalization of QGL's financial statement for the year 30 जून 14, following issues pertaining to fire are under consideration। अच्छा, एक बात ज़हन में रखना, ठीक है, कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी होती हैं ना जी, हमारा अगर ईयर एंड हो रहा है ना 30 जून 2000, आपने इस 10 आपने कहा पढ़ा हुआ है, वैसे मैंने भी पढ़ाना है आज, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो 30 जून 2000 क्या है, 14, ठीक है। यहाँ हमारा ईयर एंड होना है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 30 जून 14 की शाम को नहीं प्रिपेयर होकर, फाइनल होकर प्रिंटिंग में चली जाती,
बल्कि 2-3 महीने लगते हैं इनको। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेगी, महीना डेढ़ उस पर लगेगा। फिर वो ऑडिटर साहब तशरीफ़ लाएंगे, वो आके उसको चेक करेंगे, को गलतियाँ होंगी तो वो निकालेंगे, वो गलतियों को ऑर्गेनाइजेशन सही करेगी, फिर जाके ऑडिटर रिपोर्ट देगा। और जब ऑडिटर रिपोर्ट देता है तो उसके बाद डायरेक्टर्स उसको, हाँ ना एजीएम तो बात की बात है। हमारे यहाँ पाकिस्तानी लॉ के अंदर तो एजीएम का नोटिस 21 दिन का देना होता है। आपके लॉ का मुझे नहीं पता, आपको पता हो? अच्छा जी, उसके साथ लगाकर भेजनी होती है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहरहाल ये सारी दुनिया के अंदर यही लॉ है, ठीक है, कि जिस दिन डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथोराइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉर इशुएंस, वो दिन है, और उसी दिन एजीएम हो जाए वो अलग बात है। पर कट ऑफ डेट क्या है? डेट ऑफ ऑथोराइजेशन, डेट ऑफ ऑथोराइज वो करते हैं साइन करके, डेट ऑफ साइनिंग कह लो, डेट ऑफ ऑथोराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डेट ऑफ ऑथोराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इशुएंस, फॉर इशुएंस मतलब इशू करने के लिए साइन कर देते हैं डायरेक्टर्स। अब इस दिन से ऑनवर्ड्स अगर कोई चीज़ आ भी गई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हाथों से निकल जाती हैं, यहाँ से चली जाती हैं ये प्रिंटिंग प्रेस में, वहाँ से प्रिंट होकर यूज़र के पास पहुँच जाती हैं। अब अगर कोई उसके बाद हमारे इस 14 वाले साल का कोई मसला पकड़ा जाएगा, तो 15 में पकड़ा जाएगा, तो वो आइए सेट जो आपको पढ़ाना है इस स्टैंडर्ड के बाद वो अप्लाई हो जाएगा। वो 15 के अंदर अगर पिछले साल का एरर पकड़ा गया तो फिर सही करके लाना है, तो रीस्टेटमेंट करनी पड़ती है, देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बात ये हो रही है कि हमारा साल यहाँ पे है ना, तो फिलहाल मैंने क्या, क्योंकि मैं IAS 10 की बुनियाद डाल रहा हूँ ना, यहाँ पर आग लग गई थी, ठीक है जी, तो पहले यही लिख दें, यहाँ पर आग लगी, ठीक है। अब आग लगी है हमारे साल में, ठीक है, और अब हमारे साल के अंदर ही केस हो जाए या ये इस डेट से पहले पहले केस हो जाए, ये एडजस्टिंग इवेंट कहलाता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हमारे हाथ में है। और ये केस का होना तो जस्ट एक इंडिकेशन है कंडीशन की जो एग्जिस्ट करती थी रिपोर्टिंग डेट पर, यानी 30 जून 14 पर भी ये अमवात और ये जख्मी हो चुके थे लोग, जरा पता बाद में चला केस। खैर फिलहाल तो ऐसा नहीं हुआ, आग हमारे साल में लगी है, ठीक है। आगे वो कहता है इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम फाइनलाइज कर रहे थे एट द टाइम ऑफ फाइनल। तो फाइनलाइजेशन का टाइम क्या होता है? ईयर एंड के बाद के ये 2 से 3 महीने, ठीक है, जब फाइनेंशियल हमारे हाथ में ही होती हैं अभी। तो एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ QGS फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 14, फॉलोइंग इश्यूज पर्टेनिंग टू फायर आर अंडर कंसिडरेशन। फैमिलीज ऑफ सर्टेन फोर्थ शुदगान हैव फाइल्ड कंपनसेशन क्लेम्स अमाउंटिंग टू 60 मिलियन। तो मांगने वाले भाई मुंह खोलकर मांगते हैं। क्लेम कितना किया इन्होंने? 60, ठीक है जी। तो जो लोग चले गए दुनिया से, उनके वरसा ने 60 मिलियन मांग लिया। अरे इधर से गवर्नमेंट एजेंसी भी उठी है, कोई है गवर्नमेंट एजेंसी जो वर्कर के हकूक़ के लिए बनी हुई थी, उन्होंने भी आकर जनाब एक पेनल्टी लगा दी है 35 मिलियन की, जिसकी वजह क्या बता रहे हैं वो, कि जी नेग्लिजेंस जो है वो आपके एंड पे है। तो लो जी एक और क्लेम भी आ गया, और ये क्लेम कितनी है? 35, ठीक है। अच्छा अब बड़ी गल है जी, जो भी आ रहा है मुँह चुक के बड़े बड़े क्लेम कर रहा है। खैर चलो अब आगे। QGL लॉयर एंटिसिपेट्स दैट कंपनी वुड हैव टू पे 20 मिलियन एंड 10 मिलियन टू सेटल वर्कर्स क्लेम एंड पेनल्टी रिस्पेक्टिवली। अब प्रोविजन की शराइत क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो ड्यू टू पास्ट इवेंट। तो पास्ट इवेंट क्या है? आग लगना, और उसकी वजह से, हाँ उसकी वजह से कंपनसेशन का फाइल हो जाना। ये जनाब आपकी पहली रिक्वायरमेंट तो हो गई पूरी, ठीक है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लीगल वाली ड्यू टू पास्ट इवेंट। और रिलायबल एस्टीमेट है जी, वो कह रहा है जी 20 मिलियन देना पड़ेगा या 10 मिलियन देना पड़ेगा। तो तीसरी शर्त भी आ गई, ये तीसरी शर्त है। अलग अलग क्लेम है तो अलग अलग उसने बता दिया, ठीक है। इसको इकट्ठा भी करके हम बोल सकते हैं, अगर कोई बोलना चाहे इकट्ठा करके, ठीक है। तो ये 30 मिलियन रिलायबल एस्टीमेट है जो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगला मसला क्या है? अगला मसला ये है कि आउटफ्लो प्रोबेबल है या नहीं है, ये नहीं बताया हुआ जी। एंटिसिपेट करना नहीं,
एंटीसिपेट तो ये भी कर सकता था कि कम चांस है, मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ। नहीं, असल में उसने बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि कंपनी वुड हैव टू पे। तो ये वो अल्फाज हैं जो ये जाहिर कर रहे हैं कि आउटफ्लो इज प्रोबेबल। ठीक है, तो तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, आउटफ्लो इज प्रोबेबल क्योंकि वो कह रहा है पे तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर पे करना है तो करना कितना है? तो मांगने वालों ने बेशक आपसे 60 मिलियन मांगा है, ठीक है, 60 मिलियन में से 20 मिलियन वो कह रहे हैं भाई साहब कि क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब ये क्या है? प्रोबेबल। ये क्या है? प्रोबेबल। तो अगर प्रोबेबल है तो फिर मतलब हाई चांस, मतलब मोर देन 50% रिवीजन चल रही है, ठीक है। तो क्या कर दो? प्रोविजन बनाओ प्लस डिस्क्लोजर भी दो। अब प्रोविजन का मतलब ही क्या है? डबल एंट्री पास कर दे, ठीक है ना। तो मैं लिख नहीं रहा पास जनरल एंट्री, प्रोविजन बस, ठीक है, और डिस्क्लोज भी करें, ठीक है। और जो बाकी का कितना है जी? कितने डॉलर्स? 40 मिलियन। अब ये बैलेंसिंग निकाला है हमने, ये कहीं गिवन नहीं था, लेकिन 60 में से बाकी ये बैलेंसिंग में कह रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ, क्योंकि इसके बारे में आपको, अच्छा, पास्ट इवेंट भी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट भी है। आउटफ्लो का नहीं पता प्रोबेबल है या नहीं, ठीक है, क्योंकि उसने जिसके बारे में कहा है आउटफ्लो प्रोबेबल है वो यही तो था, वुड हैव टू पे 20 and 10। तो बाकी के केस में रिलायबल एस्टीमेट भी नहीं नजर आ रहा, और अगर रिलायबल एस्टीमेट आप कहते हैं बाकी का रिलायबल है 40 मिलियन, तो फिर आउटफ्लो पॉसिबल है, हमें नहीं पता। जज साहब हो सकता है ये भी केस हमारे खिलाफ कर दें। तो ये 40 मिलियन के बारे में क्या कहेंगे हम? ये पॉसिबल है, ठीक है, ये क्या है? पॉसिबल, ठीक है। तो इसका चांस जो है वो लेस देन 50% है, लेस चांस है। तो इसलिए पॉसिबल होने की वजह से इसमें सिर्फ क्या करोगे? डिस्क्लोज एज आ कंटिंजेंट लायबिलिटी। और ये डिस्क्लोजर कहाँ दिए जाते हैं? नोट्स में, ठीक है। डिस्क्लोज एज आ कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है जी, सही है। अच्छा, बाकी के क्लेम के बारे में भी कुछ ऐसा ही मामला है। क्या कह रहे हैं जी? क्या कह रहे हैं जी? कितने मिलियन डॉलर्स? 10 मिलियन के बारे में। तो ये मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पे आकर लिखा। नाराज हो गया ना? कितना नाराज होगा? ज़्यादा नहीं, हम इसको लिफ्ट कराते, ज़्यादा नहीं नाराज होने देंगे, ठीक है। लें जी, तो 10 मिलियन के बारे में क्या है आपका ख्याल कि जी ये तो पे करना पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा नहीं, लेकिन पे करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, हाई चांस है, ठीक है। जबकि बाकी का बैलेंसिंग 15 मिलियन बनता है, ठीक है। ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, तो इसके लिए सिर्फ डिस्क्लोजर ही दे देना है, ठीक है। ले, अब वो डिस्कशन तो आपसे मांगता नहीं है, वो मैक्सिमम ये कर सकता है कि वो आपसे सिर्फ ये पूछ लेता कि बताओ जी पीएनएल के अंदर कितना एक्सपेंस जाना है, या क्या होना है जी, कितनी अमाउंट डिस्क्लोज होनी है। तो अगर वो पीएनएल का एक्सपेंस पूछेगा तो आप कहेंगे 20 + 10 30 मिलियन को आप एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट करोगे, दोनों को मिला के कह लो, ठीक है। जबकि 40 + 15 55 को आपने क्या करना है? एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करना है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 25 है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं जी? ये क्या है जी? ये इकट्ठा कर लो, ठीक है, और ये दोनों भी इकट्ठे कर लो, ठीक है। ये एक्सपेंस पीएनएल में चला जाएगा और ये डिस्क्लोजर जाएगा, ठीक है। आगे चलें, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये, अब मैंने जाहिर सी बात, रिक्वायरमेंट 2 क्या है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, एडा बिल वो थोड़ी, अच्छा आगे कहता है पॉइंट 2 में, ये पॉइंट 1 हो गया जी, पॉइंट 1 की ये डिस्कशन। पॉइंट 2 में कहता है यार बड़ा नाम खराब हुआ है कंपनी का, यार बड़ा नाम खराब हुआ है कंपनी का, हम डायरेक्टर्स हैं आपस में बैठे हुए, तो टू मेंटेन आर गुडविल, हमने अपनी गुडविल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम लोगों ने आपस में मिलकर ये फैसला किया है, कंसिडर कर रहे हैं कि एडिशनल पेमेंट फौत शुदगान की फैमिलीज़ को एडिशनल पेमेंट्स हम देंगे अमाउंटिंग टू 25 मिलियन। तो चूँकि हमने ये कंसिडर कर रहे हैं आप गुडविल बचाने के लिए, तो भाई ठीक है, इसको भी एज अ प्रोविजन बुक कर लेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कंसिडरेशन भी उसी तरह से है जैसे डिसीजन, जैसे कल कह रहे थे हम, हैं डिसीजन, हाँ, जब तक वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप, अनाउंसमेंट नहीं हुई, ठीक है, तो नो कंस्ट्रक्टिव नो लीगल, लीगल तो थी नहीं, नो लीगल क्योंकि ये किसी ने केस नहीं किया, और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव इसलिए नहीं है कि आपने सोचा ज़रूर है लेकिन कम्युनिकेट नहीं किया कंस्ट्रक्शन। नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बिकॉज नो कम्युनिकेशन, ठीक है जी, अच्छा जी कर देता हूँ। किसको? फैमिलीज ऑफ, अच्छा, और सारा बदल दिया था, ये रह गया था, ठीक है, अच्छा, तो नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बिकॉज नो कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन होगी तो ही दोज अफेक्टेड के दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप होगी। डन हो गया? तो इसके बारे में फिर यही है आपका हुक्म, ठीक है, इसकी कोई प्रोविजन नहीं, कोई डिस्क्लोजर नहीं, ठीक है, ओके। 6 इंफॉर्मेशन फॉलोइंग जो है ये जामिल लिमिटेड से रिलेट करती है, उनका ईयर एंड 31 दिसंबर 14 है। ईयर एंड से को 20 को दिन पहले जामिल ने लॉज कर दिया एक क्लेम, यानी हमने केस कर दिया, उल्टा हमने ही केस कर दिया जी। ZL lodged the claim of 10 million with one of its vendor for supply of inferior quality goods। अब उसने हमें ख़राब चीज़ें भेजी हैं और हमने 10 मिलियन का क्लेम कर लिया। तो लोग जब ऐसे मांगेंगे तो हम भी फिर आगे ऐसे ही मांगेंगे, मांगने वाले तो फिर पता ही है आपको, क्लेम हो गया जी 10 मिलियन, ठीक है। अच्छा, तो कहता है ऑन यकम फरवरी 15, अब देखो ये थोड़ी सी बात इसीलिए बताई थी आपको कि अगर ईयर एंड हमारा लेट से 31 दिसंबर, अब ये एग्जांपल ये वाली बन जाती है ना, यहाँ पे उठा लेते, ठीक है, वहीं पे देख लो, ये अलग से ही थी, ठीक है। IS 8 थोड़ा थोड़ा टच हो रहा है, IS 8 वैसे आज हमने कर लेना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमने केस किया है, ठीक है, ईयर एंड हमारा क्या है जी 31 दिसंबर 2014, हमने केस किया है 20 दिसंबर को, ठीक है, क्योंकि वो हमें इन्फीरियर गुड्स सप्लाई करता रहा है, तो इन्फीरियर गुड्स 20 दिसंबर को अगर केस फाइल कर रहे हैं तो मतलब इन्फीरियर गुड्स इससे भी पहले से, ठीक है, आई हुई हैं, आती रही होंगी, ठीक है, तो पास्ट इवेंट हो चुका है, क्योंकि इस केस में जो हमने केस किया इसमें पास्ट इवेंट क्या है, हाँ, चीज़ों का, सिर्फ चीज़ों का नहीं, खराब चीज़ों का आना, ठीक है। अब अगर इसके बाद यहाँ पे खड़े होकर एग्री कर गया है हमारा सप्लायर एग्री कर गया है, एग्रीड टू पे, तो कोई मसला नहीं है। ये क्या है, ये किस दिन, यकम फरवरी को 2015 को, कोई मसला नहीं, ये तो सिर्फ एक कंडीशन है, ये तो सॉरी सिर्फ एक इंडिकेशन है ऐसी कंडीशन की जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी 31 दिसंबर 14 पर, यानी ये गुड्स तो डिलीवर, तो ये एडजस्टिंग इवेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हमारे हाथ में है, ये एडजस्टिंग इवेंट है। थोड़ी सी बात IS 10 की भी साथ साथ चल रही है। खैर इस वक्त तो मैं IS 37 की डिस्कशन कर रहा था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा आपसे
कि जी ये कितने डॉलर्स वो एग्री कर गया, तो $6 मिलियन को तो वो एग्री कर गया कि जी मैं पे कर दूंगा, चाहे वो 1 फरवरी को भी कर रहा है। वेंडर एग्रीड टू एडजस्ट 6 मिलियन अगेंस्ट फ्यूचर परचेजेस ऑफ ZL। हाँ, पैसे दे दे या अगली परचेजेस में डिस्काउंट दे दे, बात तो एक ही है। फ्यूचर का कैश फ्लो कम हो गया, आज उसने नहीं पैसे दिए तो कल को उसने कुछ लेने वाले पैसे कम कर दिए, बात तो एक ही है, ठीक है। लेकिन एग्री कर गया, अब एग्री कर गया है, वेंडर एग्रीड। तो अगर वेंडर एग्री कर गया तो ये फिर क्या बन गया, ये वर्चुअली सर्टन हो गया। तो इसको एज अ रिसीवेबल बुक कर लो, वर्चुअली सर्टन। तो फिर ये क्या बन गया, रिसीवेबल, रिकॉर्ड एज रिसीवेबल। जहां मर्जी अब सवाल पूछता रहे ना हमसे, हमें क्या मसला है इससे। फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट डाल दे। पहला सवाल मैंने पकड़ा, उसमें प्रोविजन की एडजस्टमेंट थी, जरा देखें ना, शायद पहला था या दूसरा था, देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ऐसे ही मैं देखता हूँ, देख के खुश होता रहता हूँ, ठीक है। ये पहला सवाल था जिसके अंदर क्या आ गया था, ये IS 38 भाई को मैंने पैगाम दिया था। दूसरे के अंदर ये देखो जी, रीवैल्यूएशन हो रही है, प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे कैरी करते हैं, सुभान अल्लाह। तीसरे में लोन नोट्स हैं, सिर्फ इस वजह से अभी तक मैंने नहीं करवाया ये सवाल, वरना करा देना था। चौथे में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, और नहीं ये वो दूसरी डेफर्ड टैक्स IS 12 की वजह से ये वाली एडजस्टमेंट अभी नहीं हो सकती, यानी इसके बाद मुझे IS 12 करवाना चाहिए। अच्छा खैर, उसके बाद डिविडेंड है, ये इंशाअल्लाह आपको मैं आज पढ़ाऊँगा। अगर तो ये साल का फाइनल डिविडेंड है तो सिर्फ डिस्क्लोज होगा, अगले साल में पे होगा, और पिछले साल का तो पे होगा, बात कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आगे चलते हैं, एक दूसरा सवाल आ गया। इसके अंदर वो कहता है, ये देखो IFRS, मैं ज़रा बता रहा हूँ, वैसे IFRS 9 की मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही देखा, हो सकता है वो, हो सकता है ना भी हो। नॉन करंट एसेट्स IAS 16 आ गया। हर एडजस्टमेंट, ये आलू है, हर सवाल में घुसा हुआ है, ऐसे नहीं हमने इस पे 5-6 दिन लगाए थे, ठीक है, करेंगे उसी तरतीब पे। इन सितंबर 2005 और हमारा ईयर एंड है मार्च 2006 पर हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टर्स ने एक डिस्कवर किया फ्रॉड, अच्छा जी, और ये फिर टैक्स की एडजस्टमेंट आ गई, IAS 12 पढ़ा होगा। तीसरा सवाल आपका फाइनल अकाउंट्स का आ गया, अगेन IFRS 9, यानी कि ये तो आया क्या आया IFRS 9, इसलिए मैंने कहा नेक्स्ट वीक में हमने ये दोनों करने हैं, IFRS 9 करना है, IFRS 16 करना है, फिर 15 की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन एसेट फॉर कस्टमर सेटिफाइंग, ये देखो IFRS 15 भी आ गया, बदतमीज, इसने फ़ौरन बताया मैनू भी करके ही इधर आना, ठीक है, ये मसला है बस, ठीक है। उसके बाद बोनस इशू है, ठीक है। प्रॉपर्टी प्रीवियसली रीवैल्यू की थी अपवर्ड, IAS 16 आ गया, फिर आपको गलती नज़र आ रही है, ये देखो, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई ओनली ओवर टाइम, IFRS 15 रेवेन्यू का स्टैंडर्ड। फिर दे नोटिफाइड दैट एक्स एम्प्लॉइज हैव स्टार्टेड कोर्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम फॉर अनफेयर डिसीजन, लीगल एडवाइस वाज दैट 80% चांस दैट IAS 37 भी ऐसा नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है जो इधर ना आ सके, इसीलिए हम हर स्टैंडर्ड को घर पहुंचा रहे हैं। घर इनका क्या है, हाँ देखो, टॉपिक तैयार हो गया, MCQs हो गए, केस स्टडी हो गई, और फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट आ गई, उधर नहीं आई तो फिर क्या बैठे होंगे मुंह उठा के, नहीं, देख लो आपके सामने IAS 37 आ गया। फिर अंडर ओवर प्रोविजन IAS 12, उसके बाद कन्वर्टेबल IFRS 9 तो भाई एकदम से कीमती हो गया है ना, एकदम से कदर बढ़ जाती है ना, चीज़ की कदर बढ़ जाती है। अगला सवाल आया, मैं वैसे ही पढ़ता जा रहा हूँ, वैसे ही, ठीक है। गुड सेल की है, अंडर टर्म एग्रीमेंट रिसीव करेगा पेमेंट, करंटली रिकॉर्ड करता है इतना रेवेन्यू, रिसीव डायरेक्टर इंटेंट टू मनी। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत शायद IFRS 15 है, वाल ध्यान से नहीं पढ़ा मैंने। उसके बाद एक ओवरसीज कस्टमर है जिसने 60 डेज में पेमेंट करनी है, सुभान अल्लाह, IAS 21 आप कह रहे थे, IAS 21 आ गया, तो कोई मसला नहीं है भाई, जो मर्जी स्टैंडर्ड आए। आप फाइनल अकाउंट्स, अब भाई ने क्या कहा है मुझे क्लास शुरू होने से पहले, पता है, निकाल आज बोला बस कल का दिन पढ़ा लो जो पढ़ाना है, संडे मैंने लगाना है, मंडे को आपको बताऊंगा जितने स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए हैं, मैंने किट भी करनी है, मैंने ICC हब भी करना है, फिर मैं बताऊंगा कोई सवाल रह तो नहीं गया। तो ये टारगेट है आप सबका, आपने ढूंढना है जो टॉपिक्स हो गए उनमें से क्या। और मैं ये दावा नहीं कर रहा, खुदा के लिए समझे इस बात को, मैं तो सारे सवाल नहीं कर रहा, मैं दावा नहीं कर रहा, एक उम्मीद की बुनियाद पे कहता हूँ 90% प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि आप निकाल के लाएं ऐसे क्वेश्चन जो मैं फिर करवाऊँ, मेरे भी तो सब, मेरे कराने तो कुछ निकलन सवाल, ठीक है। तो ये अब ये देख लो, इंपॉर्टेंस है, IAS 21 अब आ गया, अब आप इसको ध्यान से पढ़ गए हैं तो अब देख लो क्या कह रहा है। ओहो सॉरी, तुम इधर हो,
ये ओह आई उत्थे ही रह गया। तो IS-21 क्या कह रहा है वैसे, है क्या कि ओवरसीज कस्टमर ने 60 डेज की टर्म के ऊपर पेमेंट करनी थी, नो एंट्रीज मेड फॉर रिकॉर्ड दिस सेल, ऑल द गुड्स वर करेक्टली रिमूव फ्रॉम इन्वेंट्री, अमाउंट रिमेन अनपेड। और फिर अनपेड है तो ये IS-21 है, डेटर्स है तो बस ठीक है, हो गया। आगे देखो फिर वही IFRS 9 आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। IS-16 आ गया, आलू फिर आया है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आ गया। इसने कहा हम क्यों पीछे रहे, इसको भी पढ़ के आए थे हम। फिर IS-12 और उसके बाद ये ठीक है एडजस्टमेंट है शेयर्स की इशुएंस की। एक और सवाल आया, लोन नोट्स IS-21 IFRS 9 नॉन करंट एसेट IS-16 आ रहा होगा, मैंने नहीं पढ़ा। इसमें 36 भी आ रहा है, वैसे मैंने नहीं पढ़ा लेकिन लिखा हुआ है 36 भी आ गया इसमें, थोड़ा सा मुझे ऐसी नज़र पड़ी मेरी। ठीक है आगे बढ़ो, फिर क्या है ये IS-37 पढ़ रहे हो ना 37, फिर IS-12 आ गया। तो कहाँ बचोगे, किससे बचोगे? हम बचना भी नहीं चाहते, हम नहीं बचना चाहते। ये लो IS-37 फिर आया पड़ा है। ईजी नहीं लेना, MCQs में भी आ सकता है, सिचुएशन वाले सवाल आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स बड़े अच्छे बन सकते हैं इसके। और आप देख रहे हो तकरीबन हर सवाल में इसकी एडजस्टमेंट आ रही है। प्रोविजन फॉर रिलेट्स टू कोर्ट केस इन एग्जिस्टेंस सिंस दिसंबर, और केस जो है वो 6 मिलियन का था, फुल अमाउंट क्रेडिट करेक्टली, कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री सस्पेंस में डाल दी, चलो करेक्शन करानी है लेकिन। फिर अंडर ओवर प्रोविजन ये IS-12 के अंदर है। फिर राइट इशू आ गया, शेयर्स इशू करवाने सिखाने हैं, चेंज इक्विटी कराऊंगा ना जब, तो उसके अंदर ये इशूएंस ऑफ शेयर सिखाऊंगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रही है जी, ठीक है, उसके फेयर वैल्यू पे रखना है, ठीक है, अगली गल पता ही है हमें सारी। नंबर ऑफ एक्सपेंसेस ब्रांड से रिलेटेड, लो IS-38 भूल रहे थे आप, आ गया। मैं जस्ट एक आपको सिर्फ गो थ्रू करा रहा हूँ, सवाल नहीं मुक रहे। लेकिन मज़े की बात ये है, अच्छा क्यों लग रहा है कि बस अब IFRS 9 एक और हम पढ़ लें तो हमें यूँ लगेगा कि 90% फाइनल अकाउंट का सवाल तैयार है, बाकी तो फाइनल अकाउंट्स हमें आता ही। पहले दिन ही किया था हमने जिसमें आपने कैलकुलेशन गलत की थी, ठीक है, रोज़ सुनाऊंगा मैं, एंड तक सुनाऊंगा, ठीक है। इन्वेंट्रीज की एडजस्टमेंट है। उसके बाद ये क्या है जी, परचेज का कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का ओवर नेक्स्ट 3 years परचेज वाज मेड कांस्टेंट रेट कंपोनेंट नो लॉन्गर रिक्वायर इनिशियल एंड अल्टरनेटिव यूज विल हैव एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देयर आफ्टर कंपोनेंट कैन बी सोल्ड अल्टरनेटिवली। ये IS-37 है, आज पढ़ाना है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, जब पढ़ लोगे आके से एडजस्टमेंट को देख लेना, हो जाएगी, ठीक है। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी है बहरहाल वही है, ठीक है, कह रहा हूँ। उसके बाद ये जनाब देखो, ये एक IFRS 5 भी आखिर आ ही गया, ठीक है। आपको नहीं पढ़ा रहा है, ये भी आ गया, कुछ नहीं छोड़ता आपका एग्जामिनर। मैं ट्रायल नहीं पढ़ रहा, IS-16 की एडजस्टमेंट है, नज़र आ रहा है जहाँ से रीवैल्यूएशन वगैरह होगी। डेफर टैक्स बीच में इसके भी डाल दिया है, मिक्स करेंगे, जाहिर है मिक्स करेंगे, अभी जब IS-12 पढ़ाऊंगा तो मिक्स करेंगे। फिर इन्वेंट्री के अंदर ओवरसीज सप्लायर आ गया, चलो जी, दिनार में उसने इन्वेंट्री मंगवाई हुई है। IS-21 कहाँ जाओगे, कहाँ बचोगे? IFRS 9 आ गया, IS-12 आ गया, और यहाँ पर शेयर्स ने इशू कर दिए हैं। यार कमाल है, मतलब आप यूँ समझो कि बस ऑलमोस्ट तैयार भी हैं हम। जो टॉपिक होता जा रहा है, मेरी तो अप्रोच यही है कि मैं उसको एंड तक कराता हूँ, यानी कि अपने तौर पे। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स में आएंगे, ये सवाल मैंने करवाने हैं, कुछ करवाने हैं, कुछ खुद, कुछ आपसे करवाने, ठीक है। वैसी तरह तसल्ली हो रही है, ज़रा और तसल्ली करें। कंपनी रिसीव किए इतने फ्रॉम कस्टमर फॉर प्रोविजन मेंटेनेंस, ये कोई और चीज़ है, ये IFRS 15 है। फिर ईयर एंड इन्वेंट्री मैं सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ। FVTPL इन्वेस्टमेंट IFRS 9 फिर आ गया, फिर FET OCI IFRS 9 दो एडजस्टमेंट आ गई, फिर लैंड एंड बिल्डिंग को फेयर वैल्यू जाना है, 16 आलू फिर आ गया। शेयर कैपिटल इतने शेयर्स थे, शायद कोई ये डिविडेंड वगैरह है, और आसान सवाल, क्योंकि एक IFRS 9 हो जाए, ये सवाल हो गया। उसके बाद बिजनेस कम्बिनेशंस की तरफ चला गया, बस कर दें, ठीक है। ये कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी। IFRS 9 है बेटा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जी, हम शेयर्स इशू करें तो हमारी इक्विटी है, हम किसी के शेयर्स खरीद लें तो वो हमने इन्वेस्टमेंट की है, वो हमारा एसेट है। अब वो जो हम शेयर्स खरीदते हैं उसको हम दो तरह के मॉडल्स में रख सकते हैं, IFRS 9 में पढ़ेंगे। फिर हम अगर शेयर्स इशू करते हैं, ये तो इक्विटी थी, अगर हम लोन नोट्स इशू कर दें, डिबेंचर इशू कर दें, तो वो हमारा इशू करना हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी, किसी के डिबेंचर्स खरीदें तो फाइनेंशियल एसेट है। ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह IFRS 9। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट लगा है। अब मसला ये है कि अब आगे कंसोलिडेशन शुरू हो गया। मैं फिलहाल कंसोलिडेशन भी साथ ही टारगेट हो रही होती है, सेपरेट तो तैयार हो रही है ना। अब कोई पता नहीं, फाइनल अकाउंट्स पे जाने से पहले एकदम मैं पैंतरा बदलूं, मैं पहले ये करा दूं और फिर फाइनल अकाउंट पे आ जाऊं, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया तो हुआ होगा कि आप लोग ऐसे नहीं कोई भी चीज़ फरलू नहीं कर सकते। तो ये प्रोविजन मैंने कहा स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा तकरीबन 2 से 3, मैंने सिर्फ अभी फाइनल अकाउंट्स ओपन किया है, मैंने तो नहीं रेशोज़ को ओपन किया। क्या रेशोज़ के अंदर आपको ये वाली बात प्रोविजन लिख दे, नीचे को बात केस वाली लिख दे, तो क्या आपसे कमेंट मांग नहीं सकता इसके ऊपर? कंसोलिडेशन के अंदर भी इसकी एडजस्टमेंट्स आती हैं, कंटिजेंट एसेट, कंटिजेंट लायबिलिटी, सब्सिडरी की थी, हमने क्या करना है,
पता होगा तो आएगा। तो अपना सवाल तो है ही है, इसकी वेटेज है, लेकिन क्या आपको इस पे कोई बोझ महसूस हो रहा है? जितना पढ़ा है वो सारा आपकी ग्रिप में है या नहीं है? ग्रिप हो सर्विस जैसी तो फिक्र कैसे? एमसीक्यू हो, ठीक है, सिचुएशन हो, या फिर बड़े सवाल में उसके एडजस्टमेंट डाल दे, कोई मसला नहीं, करोगे ना इंशाल्लाह। बस थोड़ा मैं जज्बाती हो गया था। तो रिकॉर्ड एज रिसीवेबल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाकी बच गया $4 मिलियन, ठीक है जी। अच्छा, उसके बारे में अब देखते हैं क्या कह रहा है। वो कहता है जी, वो कहता है फॉर रिमेनिंग अमाउंट जेडल टुक द मैटर टू वेंडर्स अबू इन यूके। अबू को शिकायत लगा दी, आपके बेटे ने खराब चीज़ें भेजी, हमने कहा 10 मिलियन दे दो, कहता है जी 6 ले लो, बाकी 4 नहीं दे रहा। तो अबू ने कहा है चलें, तकरीबन 70% इसमें से मजीद उम्मीद है आपको मिल जाएंगी, वर्चुअली सर्टन नहीं है, उम्मीद दिलाई है। अब जी जी, चूंकि एसेट है, ठीक है, तो 70% कितना बनता है? 4.2, 2.84 का 2.8 ही बनता है। भाई ने 10 के ऊपर लगा दिया होगा। अच्छा जी, कितना? 2.8 मिलियन। इसके बारे में भाई हमें उम्मीद लग गई है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये एसिड साइड है, एसिड साइड है तो प्रोबेबल हो चाहे प्रोबेबल भी हो, हम सिर्फ क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं एज कंटिंजेंट एसिड, डिस्क्लोज एज कंटिंजेंट एसिड, ठीक है जी, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद रह गई बाकी बात 30% की, इसकी छुट्टी कराओ भाई। हाँ, ये तो 1.2 मिलियन जो है ये तो पॉसिबल भी है, चाहे रिमोट भी है, एसिड साइड पे, दोनों के लिए कोई मसला नहीं है, चाहे पॉसिबल हो चाहे रिमोट हो। हाँ जी, इसके लिए हमने कुछ भी नहीं करना, डू नथिंग। भाई तुम जरा इधर हो ना, हमें तो डू नथिंग लिखना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा उधर हो गए तुम, थोड़ा सा तमीज़ के दायरे में आ जाओ जी। डू नथिंग, इसको भी सही तकलीफ हुई पड़ी है यार, थक गया बेचारा लगता है मुझे। डू नथिंग, ये मेरी स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रहा आज जी। डॉलेंस मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद होंडा टू सप्लाई 5 कोई बहुत ही बड़े बड़े एसी फॉर 33,000 पर यूनिट फॉर 3 years। 33,000 पर यूनिट, एक एसी 33,000 का, और अगले 3 साल तक 5 एसी पर मंथ, अगले 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट, अगले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना इस तरह के, ये अक्सर ऑनरस होते हैं। कभी हम सेल का कॉन्ट्रैक्ट करके फंस जाते हैं, कभी परचेज का। सोचो कैसे, मैं चाय ख़त्म कर लूँ, मैं चाह दे पीन दे, सोच लिया चुप करके। हाँ भाई एजाज, सेल का कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे फंस जाते हैं हम? ना, माल तो बिकना ही बिकना है। 33,000 का मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक एसी तुम्हें दूंगा, लेकिन वो मैं ख़रीदता था या बनाता था, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ परचेज थी, अगर वो मेरी बढ़ जाए, सेल मेरी लॉक्ड है, मैं फंस गया। दूसरी तरफ अगर मैंने परचेज का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, मैं बायर हूँ, और आगे सेल का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने परचेज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 50,000 रुपये में मैं चीज़ तुमसे अगले 6 महीने खरीदूंगा। उस वक्त चीज़ की कॉस्ट बाहर दूसरे लोगों से 60,000 थी, मैंने अपने सप्लायर से 50,000 में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और 70,000 में वो चीज़ बिकती थी मार्केट के अंदर। मैं 50 की लेके 70 की बेच रहा था, बेहतरीन, लोग 60 की खरीद के 70 की बेच रहे थे, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था 50 की खरीद के 70 की बेच रहा था। एकदम से उस चीज़ की प्राइस मार्केट में गिर गई। अब वो चीज़ मैं 50 की खरीद रहा था, मार्केट में वही चीज़ 30 की, 35 की, 40 की मिलने लग गई। अब मेरे जो कंपेटिटर हैं वो 35-40 की खरीदेंगे, और वो तो शायद 50 की बेच लें, लेकिन मैं तो खरीद से 50 से नीचे सकता नहीं। तो हम कभी सेल का कॉन्ट्रैक्ट करके फंस जाते हैं, ऑनरस हो जाता है, कभी परचेज का कॉन्ट्रैक्ट करके फंस जाते हैं। सेल का कॉन्ट्रैक्ट करके कब फंसते हैं? सेल कांस्टेंट हो गई, परचेज प्राइस बढ़ गई। परचेज का कॉन्ट्रैक्ट कब करके फंसते हैं? जब सेल तो
अपनी जगह पे है, लेकिन मार्केट में सेल प्राइस कम हो गई और हमारी कॉस्ट लॉक्ड है, हम उधर फंस गए, तो ऑनरस हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से। अब यहां पे क्या हुआ, डॉलेंस सेलर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगले 3 साल तक होंडा आपको मैं 5 AC पर मंथ 33,000 रुपए के हिसाब से सेल करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 16, और हम खड़े हैं 31 दिसंबर 16 पे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, all deliveries till December were made on timely basis and Dollars made a हाथ कुछ profit on it, हाथ कुछ profit on it, handsome। अब कह रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 3 महीनों में अच्छा प्रॉफिट कमाया इन्होंने, ज्यादा 33,000 का 33,000 का बेच रहे हैं, शायद 25-30,000 का खरीदते होंगे और 33,000 का बेच देते होंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। हर महीने 5 AC डिलीवर कर रहे थे और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने सब ओके चलता रहा। लेकिन दिसंबर में क्या हुआ, 31 दिसंबर पे एक ऐलान हुआ कि जी मटेरियल जो कि डॉलेंस से इस्तेमाल करता था एसीओ को बनाने में, उसकी प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होने जा रही है और 17 से अब एक एसी इनको कितना कॉस्ट करेगा, पहले पता नहीं कितना कर रहा था, शायद वही कह रहा हूँ 20-25 कर रहा होगा, वो बनाते थे 20-25 का या खरीदते थे और आगे 33 का बेच देते थे। अब उनको कॉस्ट ही कितना करेगा, 45। ओह, एक एसी 45 का हो गया। अब क्या नजर आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस नहीं हो गया, 3 महीने तो गुजर गए थे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे बच्चों जमूरो, 3 साल का मतलब होता है 36 महीने, 36 महीने, 3 महीने गुजर गए हैं, बाकी 33 महीने अभी भी बाकी हैं, है कि नहीं, तो बोलो। अब ये 33 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ऑनर करते हो तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट नुकसान देता नजर आ रहा है, क्योंकि एक एसी खरीदोगे आप 45 का और उसको बेचोगे 33 का, तो इफ यू ऑनर तो इनफ्लो कितना होगा, देखना जरा 5 AC पर मंथ इंटू 33 मंथ्स, ये तो आगे टोटल एसी ना, इतने एसी अभी हमने अगले कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ में वापस कर अभी सेल करने हैं और हर एक कितने का, 33 का, कॉमन जी कितना, 5445 का इनफ्लो होगा, बड़ा इनफ्लो होना है, बड़ा इनफ्लो होना है। अच्छा लेकिन बेटा जी, हाँ ये एसी है, एसी ये बेचने हैं तो खरीद के भी लाने हैं, तो पर मंथ 5 एसी खरीदने पड़ेंगे, 33 मंथ्स के लिए खरीदने पड़ेंगे और हर एक $45,000 कॉस्ट करेगा, 7425 का आउटफ्लो होगा। तो नेट में कितना माइनस आ रहा है, 1980 का नेट में आउटफ्लो आ गया, यानी $1980,000। चलो जी, तो अब अगर तो कैंसिल कर सकते हैं तो देख लो, मे भी कैंसिल करने की पेनल्टी ज़रा कम हो तो जान आसानी से छूट जाए। तो लिखा हुआ है देयर वॉज अ क्लॉज वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड बाय पेइंग, तो इफ़ कैंसल तो सिर्फ आउटफ्लो होगा कितना, 700 का, ऊपर 1000 चल रहा है ना। अब लोअर क्या है, तो इस लोअर के साथ एंट्री कर लो एक्सपेंस डेबिट, और ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए प्रोविजन क्रिएट कर ली, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट 700 से, और टर्मिनेट कर देंगे, जब फ्यूचर में कर देंगे टर्मिनेट तो फिर। अच्छा ये प्रोविजन रिवर्स भी हो सकती है, प्रोविजन चेंज भी हो सकती है, प्रोविजन क्रिएट हुई और होंडा के अच्छा चल खैर है आ जा यार, रोना ना पा, कोई गल नहीं, सानू पता है कि तू फंस गया, तो लोग कुछ कर लेते हैं, ज़रा आ जाओ, तो फिर आ जाए 50 के ऊपर आ जाए, वो मिसाल के तौर पर कहेंगे यार ठीक है तुम्हें 45 मिलता है 50 में दे देंगे, चलो आओ ज़रा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। IFRS 15 में आप लोगों के तो नहीं है मॉडिफिकेशन वगैरह, हम तो IFRS 15 सारा पढ़ाते हैं ना बच्चों को R2 में, कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन भी कोई चीज़ है, ठीक है। तो खैर, तो ऐसा बहरहाल छोड़ो इसको, प्रोविजन रिवर्स भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका आ गया जी, ठीक है जी, अच्छा सवाल था।